Okay, so let us solve more questions on laws of motion and to be specific, collision. A truck of mass 5 ton is traveling on a horizontal road with 36 km per hour, stops on traveling 1 km after its engine fails suddenly. हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा था जिसमें आप गाड़ी को बंद कर देते हो एंड इट ट्रेवल्स फॉर सर्टेन डिस्टेंस. देन इफ यू रिमेंबर, उस केस में हमने डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन फाइंड किया था. फिर आगे बोला था कि एडिशनली अगर ब्रेक अप्लाई की तो ब्रेकिंग फोर्स कितना. तो टोटल रिटार्डेशन यू हैव फाउंड आउट -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसमें से -1 था ड्यू टू फ्रिक्शन और -3 था ड्यू टू ब्रेक फोर्स, राइट. तो अब क्वेश्चन मोर और लेस सेम है, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे. आगे आपको बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड. तो इस केस में क्या है, यू हैव अ ट्रक और ट्रक का मास कितना है 5 टन, मतलब 5000 kilograms. So you have a truck which is moving on a road. So you have a truck, something like this. Then if the engine fails, अगर engine fail हो गया, then this vehicle will slow down and it will cover certain distance before coming to rest. और इस certain distance कितना बोला है, तो 1 kilometer. 1 kilometer आपको बोला है, this is stopping distance. So the vehicle will stop after traveling 1 kilometer, right? Then आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, नंबर 1 मास ऑफ ट्रक 5 टन मतलब 5000 किलोग्राम. उसके बाद आपको बताया है कि इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रक इज 36 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 मतलब ये 1 and this is 2, so this is 10 meter per second. You have 10 meter per second as initial speed. Final speed is 0. This is what you know. Now they are asking you what fraction of its weight. जब ऐसा पूछा what fraction of its weight is the frictional force, मतलब आपको वो पूछ रहे हैं, they are asking you what is the ratio of force of friction to that of weight. This is what they are asking you. This is what you want to find. What fraction of weight is the frictional force? मतलब आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे frictional force upon weight. तो as I told you, और एक पार्ट है क्वेश्चन का, वो हम बाद में देखेंगे. As I told you कि हमने पहले इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. आपको पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है 0. u स्क्वायर 10, इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर माइनस क्योंकि रिटार्डेशन है, या तो फिर अगर आपको नहीं लिखना है माइनस तो मत लिखो, प्लस लिखो. माइनस आएगा मतलब रिटार्डेशन है, समझ जाना. 2a फाइंड करना है, और ये a जो है ये फ्रिक्शनल एक्सीलरेशन मतलब फ्रिक्शनल रिटार्डेशन है. s इज डिस्टेंस कवर्ड 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर 10⁻3. तो डिस्टेंस जो है s दैट इज 1 किलोमीटर विच इज 1000 मीटर्स. तो यहां से आपको मिल जाएगा फ्रिक्शनल रिटार्डेशन. तो यू विल गेट -10⁻2 इक्वल टू 2 a फ्रिक्शन इंटू 10⁻3. ये मतलब बेसिकली यहाँ पे 10⁻2 और यहाँ का 10⁻2 कैंसल, तो एक 10 बचेगा. तो आपको मिल जाएगा फ्रिक्शनल रिटार्डेशन -1/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दिस इज व्हाट यू हैव फ्रिक्शनल रिटार्डेशन. आपको पूछा क्या था, आपको पूछा है व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन वेट. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन वेट, हाउ डू यू फाइंड आउट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? इट इज सिंपल. फोर्स कैसे निकालोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स मतलब मास इनटू फ्रिक्शनल रिटार्डेशन अपॉन वेट. व्हाट इज वेट? mg. वेट ऑफ द बॉडी इज mg. अभी बुक में अलग तरीके से दिया है, थोड़ा लेंथी करके दिया है, मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर मास नीचे मास कैंसल. तो ये आपके पास आ गया 1/20, ऑफ कोर्स -1/20, लेकिन नेगेटिव साइन सिर्फ आपको ये बताता है कि यहाँ पे रिटार्डेशन है. तो इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन नेगेटिव साइन इज ओनली टेलिंग यू दैट देयर इज रिटार्डेशन. सो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो.
तो हियर यू नीड टू मेंशन कि नेगेटिव साइन इज ओनली बिकॉज देयर इज रिटार्डेशन, राइट। तो अब बोल सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स retardation and magnitude wise what you have is a friction as only 1/20. Okay, then what you can do here is simple thing, आपके पास a फ्रिक्शन है 1/20 अपॉन g की वैल्यू है 10, तो यह आ जाएगा 1/200. तो यू हैव फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन वेट रेशियो एज 1/200. हो गया पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व। तो बहुत सिंपल था, सिर्फ फ्रिक्शनल रिटार्डेशन निकालना है यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, खत्म। अब आगे ये केस 1 था बाय द वे, दिस वाज फॉर ट्रक। केस नंबर 2 आगे बोला है if we assume that the story repeats or the same thing repeats for a car of mass 1 ton, तो सिर्फ यहाँ पे मास चेंज हुआ और वापस से आपको फ्रैक्शन पूछा है, मतलब सेम, they are asking you what is frictional force upon weight. So for car only change here is mass, यहाँ पे मास है 1 टन मतलब 1000 kg। इनिशियल स्पीड यहाँ पे भी सेम है 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 36 into 5/18 that is 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी स्टॉपिंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो सब कुछ सेम है, तो सॉल्यूशन भी सेम होगा। अगेन यू विल से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a फ्रिक्शन इनटू s, v स्क्वायर इज 0, u स्क्वायर अगेन 10^2, दिस इज अगेन 2 और a retardation, frictional retardation into s is 10^3,000. Therefore you will have again frictional retardation as -1/20, right? same अब frictional retardation मिल गया, फिर आप निकालोगे फ्रैक्शन, तो therefore frictional force upon weight, frictional force upon weight will be again the same. यहाँ पे लिखोगे m into a friction upon mg, cancel a friction 1/20 और g is 10, तो वापस से 1/200, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा यहाँ पे, द आंसर इज द सेम। अब ये आंसर सेम क्यों आया और आंसर सेम कब नहीं आएगा? सेम क्यों आया? क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम था, दोनों का स्पीड, इनिशियल स्पीड सेम था, तो दैट इज व्हाई यू हैव सेम आंसर, क्योंकि मास इंडिपेंडेंट होता है। अगर यहाँ पे इसका मतलब ये भी है आपकी बाइसिकल के लिए भी ये सेम ही आएगा, सिर्फ चेंज कब होगा, लुक चेंज कब हो सकता है जब इनिशियल वेलोसिटी चेंज, दैट्स इट। If the initial velocity or stopping distance is different, only then answer will be different. Otherwise, it is straightforward and simple. Next question. A lighter object A and a heavier object B are initially at rest. So you have a lighter object A, you have a heavier object B, which both are initially at rest, right? And both of them are imparted same linear momentum. तो importantly इसका ये A ऑब्जेक्ट है, इसका मास में m1 ले लेता हूँ, ये B ऑब्जेक्ट है, इसका मास में m2 ले लेता हूँ, तो ऑब्वियसली m2 is greater than m1 और इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 और इसका भी 0 और m2 greater than m1, दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। तो एक लाइटर ऑब्जेक्ट था, एक हेवियर था, दोनों रेस्ट पे थे, बोथ आर इम्पार्टेड द सेम लीनियर मोमेंटम। सेम लीनियर मोमेंटम इम्पार्ट करना मतलब m1 v1 इक्वल टू m2 v2, क्योंकि इनिशियल तो 0 ही है, बिकॉज u1 इज 0, u2 इज 0, तो इनिशियल मोमेंटम इज 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। आगे बोला है विच विल स्टार्ट विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, A और B और बोथ, दोनों रेस्ट पे थे, दोनों को आपने सेम लीनियर मोमेंटम इम्पार्ट किया,
तो अब दोनों मोशन में आएंगे, तो दोनों के दोनों या फिर ए या फिर बी कौन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ स्टार्ट करेगा? लॉजिकली आप बोल सकते हो लाइटर वन, इट इज क्वाइट लॉजिकल। जो लाइटर है इट विल मूव विथ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, बट यहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो नंबर वन, you have to prove this point by point. So first of all you need to know that initial momentum, initial momentas, initial momenta and kinetic energy for both A and B is zero. क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम जीरो। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, तो v मतलब वेलोसिटी जीरो तो मोमेंट काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो जीरो। नंबर टू, both are imparted same linear momentum। इसका मतलब ये कि पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इक्वल टू सेकेंड का मोमेंटम, मतलब m1 v1 इक्वल टू m2 v2, वेयर m1 m2 are masses and v1 v2 are final velocities of the two objects, where m1 and m2 are masses of objects A and B respectively, and v1 and v2 are final velocities, and v1 and v2 are final velocities. Then अब जब आपने मोमेंटम इंपार्ट किया मतलब आपने वेलोसिटी दिया, तो काइनेटिक दोनों मूव होने लगेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए? हाफ m1 v1 स्क्वायर। व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी? हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करना है। किसका ज्यादा किसका कम मतलब कंपेयर करना है, राइट? तो कंपेरिजन कैसे होता है? बाय डिवाइडिंग रेशियो। कंपेयर करना तो रेशियो लेना पड़ेगा ना। सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में था काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, यहाँ पे था काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ ऑफ कैंसल। अब मैं इंटेंशनली, ऊपर बचा m1 v1 स्क्वायर, नीचे बचा m2 v2 स्क्वायर, मतलब दिस इज व्हाट इज लेफ्ट, राइट? मैं इंटेंशनली ऐसा करता हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m1 कर लेता हूं। तो आई एम इंटेंशनली मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय m1, तो ऊपर आ गया m1 स्क्वायर, नीचे रहेगा m1, राइट? मैं m2 को भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं, तो m2 स्क्वायर और m2। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसके लिए किया क्योंकि ये m1 v1 अपॉन m2 v2 का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन m1 v1 और m2 v2 तो इक्वल है, मतलब ये रेशियो आएगा 1, तो m2 by m1, right? But as you know, m1 v1 equal to m2 v2, therefore you will have kinetic energy of A upon kinetic energy of B equal to just m2 by m1, क्योंकि ये 1 गया। क्लियर यहाँ तक? और क्या पता है आपको? Also, what do you know? m1 is less than m2, मतलब m2 by m1 is greater than 1, है ना? इसको सिर्फ शिफ्ट कर दिया, तो m2 by m1 is greater than 1। तो अब what do you see here? You see kinetic energy of A upon B is equal to m2 by m1, but m2 by m1 is greater than 1। इसका मतलब ये होता है
कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन 1, इट इज ग्रेटर देन 1। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। तो विच वन विल मूव विथ मोर काइनेटिक एनर्जी? ए। तो सिर्फ लॉजिकली बोल के नहीं चलते, हाँ वो लेस मास है उसका, लाइटर है, तो इट विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। यू हैव टू शो, यू हैव टू प्रूव दिस। तो टू प्रूव दिस व्हाट वी डिड वाज कि इनिशियल, ये लिखना जरूरी क्यों था पहला स्टेटमेंट? क्योंकि इनिशियल दोनों के पास एनर्जी नहीं है। देन यू आर इम्पार्टिंग इक्वल मोमेंटम नॉट एनर्जी। आपने ऐसा नहीं बोला 10 जूल 10 जूल दोनों को दे दिया, यू आर इम्पार्टिंग इक्वल मोमेंटम। देन मोमेंटम इक्वल है, फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कितना आएगा, बी कितना आएगा, वो देखा, दोनों का रेशो ले लिया, दोनों का रेशो ले लिया, हाफ हाफ गया। तो बाद में हमने सिर्फ m1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, m2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि m1 v1 अपॉन m2 v2 आपको मिलेगा 1, 1 स्क्वायर इज 1, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ a अपॉन b इज m2 बाय m1, बट m2 बाय m1 इज ग्रेटर देन 1, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ a अपॉन b इज ग्रेटर देन 1, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ a इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ b। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spring ball of mass 0.5 kilogram is dropped from some height. On falling freely for 10 seconds, it explodes into two fragments of mass ratio 1:2. The lighter fragment continues to travel downward with velocity speed of 60 meters per second. Calculate the kinetic energy supplied during the explosion. तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है। अगर आपको याद होगा, आपके पास एक शेल था, शेल मतलब यू हैव अ बॉम्ब which was starting from some point, it started from some point A, released मतलब velocity is 0, then it moves up to certain distance in time 2 सेकेंड, उस केस पे 2 सेकेंड का जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ पे 10 सेकेंड दिया है। तो इन 10 सेकेंड it reaches point B, तो फाइनल वेलोसिटी हियर विल बी v इक्वल टू u प्लस at। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा, तो जब वो A से B पॉइंट पे आ रहा है तो इट इज गेनिंग सम काइनेटिक एनर्जी, सो देयर इज गेन इन द काइनेटिक एनर्जी। आप बोलोगे गेन क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, यू आर रिलीजिंग इट, तो इट स्टार्टेड मूविंग, मतलब इट इज एक्सिलरेटिंग, इट इज गेनिंग वेलोसिटी, मतलब इट इज गेनिंग काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे A से B पहुंचने तक इट हैज गेन सम काइनेटिक एनर्जी। फिर एक्सप्लोजन होने के लिए यहीं पे एक इंटरनल काइनेटिक एनर्जी सप्लाई हुआ था, नहीं तो एक्सप्लोड नहीं होगा। इफ देयर इज नो सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम इनसाइड, इट विल नॉट एक्सप्लोड। तो एक्सप्लोजन होने के लिए एनर्जी सप्लाई इंटरनली, देन इट ब्रेक्स अप इनटू 2 पीसेस। तो उसके बाद अगर आपको याद होगा, ये एक स्मॉलर पीस है, लाइटर पीस है, एक हेवियर पीस है। तो यू हैव टू नो दिस कि जितना भी एनर्जी था, कितना एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी गेन प्लस काइनेटिक एनर्जी इंटरनल, ये कहाँ गया? ये 2 पीसेस लेके गए। सो ऑफ कोर्स इसका मास आप m1 बोल रहे हो और इसका वेलोसिटी v1 आपको दिया है, कितना बोला है? 60 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरा पीस है जिसका मास है m2, इसका वेलोसिटी हमको पता नहीं, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी गेन प्लस काइनेटिक एनर्जी इंटरनल इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इज दिस क्लियर? एक ऑब्जेक्ट था, यू रिलीज इट मतलब इट स्टार्ट मूविंग, व्हेन इट इज मूविंग इट इज गेनिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस सम एनर्जी इज सप्लाइड इंटरनल फॉर एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन होने के बाद 2 टुकड़े हुए, तो टोटल एनर्जी कौन लेके जाएगा? दोनों पीसेस लेके जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए। नाउ अदर थिंग दैट यू ऑलवेज नीड टू पे अटेंशन एट, ध्यान होना चाहिए क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है? टोटल मास कैपिटल M इज m1 प्लस m2, क्योंकि जो बॉल है उसके 2 टुकड़े होने के बाद m1 और m2 होगा ना, इनिशियल तो मास ज्वाइन था, तो कितना है ये? 0.5 किलोग्राम। और आपको क्या बताया है
और आपको ये बताया है व्हाट इज द मास रेशियो आफ्टर एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होने के बाद कितना है m1 by m2? हाउ मच? 1/2, 1/2। और टाइम फॉर विच द बॉल इज फॉलिंग इज 10 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इज 0 और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पीस, एक्सप्लोजन के बाद जो पहला पीस बचेगा उसका वेलोसिटी कितना है? 60 मीटर पर सेकेंड। तो इतना डेटा आपके पास है। अब फाइंड क्या करना है, आपको बोला है व्हाट इज द एनर्जी सप्लाइड। अगर आपको याद होगा तो पिछले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो 300 जूल वाज द एनर्जी सप्लाइड और गेन इन काइनेटिक एनर्जी वाज 600, टोटल था 900। वैसा क्वेश्चन था, राइट। तो फॉर्मूला आप ये यूज करोगे। अब आप बोलोगे जितना काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है 10 सेकेंड्स तक मूव हुआ है, प्लस हमने मतलब इंटरनल जो एनर्जी सप्लाई हुआ एक्सप्लोजन के लिए, ये कौन लेके गया? पहला और दूसरा। तो पहले का क्या आएगा? हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला यूज होगा। दैट्स द ओनली फॉर्मूला दैट यू विल बी यूजिंग, क्योंकि बाकी तो आपके पास इंफॉर्मेशन है। ऑफ कोर्स एक और यूज होगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ऑब्वियसली और एक फॉर्मूला हमको यूज करना है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो फॉर्मूला नंबर 2 दैट यू विल नीड इज m1 plus m2 into v, क्योंकि एक्सप्लोजन होने से पहले पूरा का पूरा बॉल कैपिटल M इंटू V, लेकिन कैपिटल M क्या है? m1 plus m2। यहां तक क्लियर? एक्सप्लोजन से पहले दोनों फ्रैगमेंट्स जो थे, दोनों पीसेज जो थे वो कंबाइंड थे, इसलिए मैंने क्या लिखा डायरेक्टली यहाँ पे m1 plus m2v इक्वल टू m1v1 plus m2v2, क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद पहले का मोमेंटम प्लस दूसरे का मोमेंटम। तो कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताता है टोटल मास इनटू वेलोसिटी इक्वल टू दो पीसेस, तो इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फर्स्ट प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड। वेरी गुड। व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड इज काइनेटिक एनर्जी। लिखा है क्या हमने? लिखा है। गुड। तो नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स सॉल्यूशन। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। अब ऑफ कोर्स यू सी, ये जो फॉर्मूला है आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड इंटरनली, तो व्हाट यू हैव इज उस फॉर्मूला से काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड इंटरनली इक्वल टू, सिर्फ इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं तो क्या आएगा? हाफ, और मैं काम करता हूं पहले दो टर्म में से हाफ कॉमन निकाल लेता हूं, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर, मतलब यहां से और यहां से हाफ कॉमन निकाल लिया, m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर, और एक काइनेटिक एनर्जी गेन वहां गया तो माइनस काइनेटिक एनर्जी का गेन। नाउ इफ यू कैन फाइंड आउट, हमको m1 पता है? नहीं। m2 पता है? नहीं। हमको m1 by m2 और m1 plus m2 पता है। हमको v1 पता है, v2 पता है क्या? नहीं। हमको काइनेटिक एनर्जी गेन चाहिए। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी गेन? हाफ mv स्क्वायर, ये पता है क्या? नहीं। तो सब पहले फाइंड करो वन बाय वन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ यू नो, व्हाट यू नो इज v इक्वल टू u प्लस at। u कितना था? 0। a, अब बॉल को छोड़ दिया तो क्यों गिरेगा? ग्रेविटी। तो a की जगह पे क्या आएगा? g। g की वैल्यू कितनी? 10। तो ये 10, और टाइम कितना दिया है? 10। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं g की वैल्यू हम लोग लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v कितना आ गया? 100 मीटर पर सेकेंड। Therefore, gain in kinetic energy in the first 10 seconds is half total mass v square. Half total mass is 0.5 kg. 0.5 kg मतलब 5 into 10 power minus 1. 5 into 10 power minus 1. V is 100. 100 मतलब 10 का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। ये 100 था ना, इसको 10 पावर 2 लिखा चलता है, फिर इसका भी स्क्वायर मतलब 10 पावर 4।
तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे what you will get here is this is equal to 1/2 5 into 10 power minus 1 और 10 power 4 ये आ जाएगा आपका 2.5 ये 10 पावर -1 और +4 मतलब 10 पावर +3 तो ये आ जाएगा आपका 2500 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी गेन इन 10 सेकेंड्स जब बॉल ए से बी आया तो 2500 जूल का एनर्जी गेन कर लिया। 2500 जूल इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज m1 v1 स्क्वायर, v1 तो पता है m1 नहीं पता। इफ यू वांट टू फाइंड आउट m2 v2 स्क्वायर, ना m2 पता है ना v2 पता है, तो पहले m1 m2 और v2 फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे? वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। वी नो दैट व्हाट डू वी नो इज, क्या क्या पता है हमको? आपको पता है m1 प्लस m2 इक्वल टू 0.5 और क्या पता है आपको? m1 बाय m2 इज 1/2 मतलब m1 इज m2 by 2। ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। m1 बाय m2 अगर हाफ है, अगर m1 बाय m2 अगर हाफ है तो m1 इक्वल टू m2 by 2 लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर m2 by 2 प्लस m2 इक्वल टू 0.5। सिर्फ यहाँ पे m1 की जगह पे m2 by 2 लिखा है, दैट्स इट। हाफ प्लस 1 3/2, ये हाफ ये 1 3/2 m2 और 0.5 कितना? हाफ। कैंसल और कैंसल, तो m2 कितना आ गया आपके पास? 1/3 ऑफ अ किलोग्राम, 1/3 ऑफ अ किलोग्राम। देन ये m2 की वैल्यू आपने अगर यहां डाल दी तो m1 मिल जाएगा, राइट? एंड ऑफ कोर्स m1 इज m2 by 2, 1/3/2 मतलब कितना? 1/6, 1/6, तो दिस इज 1/6 क्योंकि ये 3 नीचे आएगा ना, तो 1/6 ऑफ अ kg। तो आपको यहां से मिल जाएगा व्हाट इज m1। तो देयरफॉर यू शुड नो, देयरफॉर m1 इक्वल टू m2 by 2 which is 1/3/2 which is 1/6। अभी ये तो हो गया, चलो ये तो कम से कम हो गया। m1 मिल गया, m2 मिल गया, v1 पता है, v2 अभी भी पता नहीं है। तो v2 कैसे फाइंड करेंगे? दूसरा इक्वेशन, conservation of linear momentum, from conservation of linear momentum, conservation of linear momentum, linear momentum, what you have is m1 plus m2 v equal to m1 v1 plus m2 v2। ये है 0.5, 0.5, ये था 100 m1 अभी अभी फाइंड किया 1/6, v1 is 60, m2 is 1/3, v2 1 जा and 10 जा, 100 into 0.5 is 50, 50, 10 को यहाँ पे लाए तो -10, ये आ गया v2 by 3, 40 इक्वल टू v2 by 3। तो v2 कितना? 120। तो v2 कितना? तो v2 आ गया 120 मीटर पर सेकेंड। अब इक्वेशन 1 में हमको लगने वाला था केई गेन, जो केई गेन हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड करके रखा है इक्वेशन नंबर 2, 2500। उसका लगने वाला था हमको मास, मास आपने फाइंड करके रखा है इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से, और लगने वाला था वेलोसिटी, ये हमने फाइंड करके रखा है इक्वेशन नंबर 5, और v1 तो दिया ही है। तो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यूज 2, 3, 4, 5 and given v1 in equation number 1, so substituting values from
किस किस से 2, 3, 4 and 5 in equation number 1. Therefore, kinetic energy supplied internally is half m1 कितना आया 1/6 v1 स्क्वायर 60 का स्क्वायर v1 कितना है 60 3600 प्लस m2 1/3 m2 m2 1/3 v2 120 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 और उसके आगे 0 तो 14400 ये आ गया v2 का स्क्वायर माइनस कितना 2500 क्योंकि माइनस क्या है काइनेटिक एनर्जी गेन दैट इज 2500 तो अब ये आ जाएगा 1 जा 600 जा 1 जा what is 53 जा 53 जा 50 into 3 150 what is 49 3 जा 3 कम कर दो ना 147 what is 48 3 जा 6 कम दो 144 1 जा एंड 48 1 जा एंड 48 और 2 0 तो 14,400 by 3 is 4,800 simple what is 1,400 plus 600 5400 5400 और ये 2 था ये 2 था minus 2500 what is this 2700 minus 2500 so 200 joule of energy needs to be supplied internally for explosion to happen simple question it is simple question provided you understand all the basic steps